बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात किस समत में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक के अंदर बरसरे पे कार है और उसका कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो काम नहीं कर रहा जो काम उसको करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो काम नहीं कर रहे जो काम उनको करने चाहिए, और उनको वो काम करने चाहिए जो काम कानून और आइन के मुताबिक हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो खासी ज़्यादा हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग का अमल जारी है और उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन जो इकदाम लेने चाहिए वो नहीं ले रहा। इसके बरक्स जो फैसले उनको करने चाहिए फॉरेन फंडिंग के हवाले से दीगर पार्टीज़ के, वो भी नहीं कर रहा। गैर मुतनाज़े उन्होंने कहा कि जी नहीं है शख्सियत चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, उनको सुल्तान साहब को तब्दील होना चाहिए, जबकि उनके ऑलरेडी वो ख़ुद अपॉइंटी हैं। हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोटेस्ट के सामने रखते हुए हुकूमत ने जिस किस्म के इंतजाम किए, रेड जोन को बंद कर दिया गया, आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा मुतासर रही इस्लामाबाद में, बल्कि जुड़वा शहरों के अंदर वो कॉल जो F9 पार्क के अंदर दी गई थी सारे प्रोटेस्ट के हवाले से, उसमें जो तादाद लोगों की आनी थी उस तादाद का आज हम जिक्र करेंगे तो और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी एक्सरसाइज से फ़ायदा क्या हासिल हुआ, क्या हो सकता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन का इटसेल्फ जो रोल है वो कैसा है। प्रोग्राम में उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं और ये मकबूल जान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया और ये साहब ज्वाइन करने के लिए। नादिर गबोल ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। गबोल साहब आपका भी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये साहब गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताइए कि जो कुछ भी इस वक्त सियासी मंजरनामे पे चीज़ें जा रही हैं, और मेरा इशारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ दोनों की जानिब जो एहतजाज है, मुजाहिरा है, उसके हवाले से कैसा देखते हैं सर इस सारे प्रोसेस को आप? देखिए, मेरे ख्याल है कि हमने बहुत अरसे से चीजों को सीखा नहीं है। आज से तकरीबन को 50-60 साल से ये एक्सरसाइज शुरू है। 1969 के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान जी। उसने 163 में से 161 सीटें हासिल की थी और पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसके साथ मिल गई थी याया खान के साथ, और उन्होंने कहा था कि हम इसको ना इसी तरह टेक्निकल नॉकआउट करते हैं, और उसने उसकी पाबंदी लगवाई थी उसकी पार्टी के ऊपर। और हालत ये हुई थी कि उस पाबंदी के बाद एक जिमनी इलेक्शन हुए थे और जिमनी इलेक्शन में नूरुल अमीन साहब जो थे वो मुस्लिम लीग में कामयाब हुए थे, और एक 7 दिसंबर 1971 को एक हुकूमत बनी थी। हुकूमत ने वजीर आजम थे नूरुल अमीन, नायब वजीर खारजा वजीर आजम थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वजीर खारजा थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और वो 9 दिन के अंदर पाकिस्तान टूट गया था उसके बाद। ठीक, उसके बाद अगली दफा हमने भुट्टो साहब ने नेशनल अवामी पार्टी में पाबंदी लगाई थी। उन्होंने ताला महंगत की गवर्नमेंट खत्म की थी, खैर वक्त मरी को उनको खत्म किया था, सुप्रीम कोर्ट में गए थे और कहा था इसको पाबंदी लगा दो, और इसके बाद 4 साल ऑपरेशन हुए थे और 70 के अंदर सबको माफिया मांग के फिर दोबारा उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई थी, और वही शेरबाज मजारी थी और वही पार्टी थी जिसके साथ नुसरत भुट्टो और उसके साथ साथ क्या नाम है बेनजीर भुट्टो जिसे उनमें मिलकर MRD की मूवमेंट चलाई थी। ठीक, उसके बाद अभी ये कल की बात है, तहरीके लब्बैक उस पर आपने पाबंदी लगवाई, आपने जोर शोर से पाबंदी लगाई, उनका जुलूस चनाब तक पहुंचा था 150 किलोमीटर, आपको वापस देनी पड़ गई। यानी आप कोई सीखते हैं कोई दुनिया में कभी किसी चीज से कि एक पॉपुलर पार्टी कोई भी हो उसको आप नहीं खत्म कर सकते। आपने जुल्फिकार अली भुट्टो को अदालत से आपने फांसी दिलवा दी, जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं खत्म हो सकते, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई हैं इस खाते के अंदर। आप मुझे बताइए कि आपको इनको पता है कि 17 जुलाई के इलेक्शन हारने के बाद इनको अंदाजा हो चुका है कि पॉपुलर वेव किस तरफ है, और ये वो 17 सीटें थी जो 17 जुलाई की 15 सीटें थी जो इलेक्टेबल की सीटें थी, जो कभी के हमारी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में थी। ये सीटें नून लीग में शामिल होती थी, नून लीग की हुकूमत बन जाती थी। ये सीटें जो थी ये पीपल पार्टी में शामिल होती थी, पीपल पार्टी की हुकूमत बन जाती थी पंजाब के अंदर। यही से मंजूर भट्टू है, यही से कई लोग निकले थे। ये जिस तक 17 जुलाई का इलेक्शन हुए हाथ तो आप भूल गए हुए, ये तो हमारी सीटें आउट हो गई। असल मतलब यह है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि बहुत खौफनाक है। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 14 साल से लेके 35 साल तक 63% लोग हैं, 14 साल से कम 33% है जो मैटर नहीं करते, जो जरा बुजुर्ग हैं, जो जिस टीवी पे तब से करके आप पर बैठ के जैसे 6% लोग हैं, इनको अंदाजा नहीं को 63% जो है वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन नहीं है। हमारे यहाँ बात 4 लोग हैं, ताकत के नशे में जो मर्जी करते जाओ। ठीक है,
ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी आपसे पूछनी है। इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन करें, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। मैं नादिर इकबाल साहब की तरफ आना चाहूँगा, लेकिन पहले एक सवाल बड़ा अहम है जो मैं चाहता हूँ इमरान साहब से मैं पूछ लूँ। इमरान साहब ये फरमाइएगा, आपकी मेरी मल्टीपल टाइम पे बातचीत हो चुकी है और हमने दोनों जानिब जो यानी हुकूमत और अपोजिशन को बल्कि खुल के आपने बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जो हुकूमत इस वक्त बैठी है वफाक के अंदर, उसने लोगों की तकदीर बदलने का या उनके हालात बदलने का वादा किया, वो नहीं बदल सकी। 17 तारीख को इलेक्शन हुए, पंजाब के अंदर बड़ा मैदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा, वो हम सब ने देखा। अब एक बंद बांधने की कोशिश की जा रही है एक सैलाब के आगे, जो बहुत सारे तज्जियाकारों का ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में। आपके ख्याल से इस वक्त उसके आगे बंद बांधना ही इज़ द ओनली वे आउट, इज़ द राइट वे आउट, या कोई स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए जो लोग बंद बांधना चाह रहे हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अभी जो औरिया मकबूल जान साहब फरमा रहे थे ना, असल चीज ये है कि मैं तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि जब कभी भी, जब कहीं भी जी इस तरह से बंद बांधने की कोशिश की गई है अवामी राय के खिलाफ, तो उसका रिजल्ट एंड ऑफ द डे कभी भी अच्छा नहीं आया या मनपसंद नहीं आया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप देख लें, दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं, जितनी भी तब्दीलियां आई हैं या जितनी भी सियासी तब्दीलियां आई हैं, उनमें आपको एक ही चीज नजर आएगी और वो होगी अवाम की ताकत। अवाम की ताकत की बिना पे जो तब्दीलियां आती हैं, अवाम की ताकत की बिना पे जो इनकलाब आते हैं, अवाम की ताकत की बिना पे जो भी चीजें होती हैं वो ही पायदार होती हैं, देरपा होती हैं, और उन्हीं की बुनियाद पर आगे बेहतरी के फैसले होते हैं और मुश्किलें आसान होती हैं। हमारे यहाँ जैसे औरिया साहब फरमा रहे थे कि 14 साल से लेके 35 साल तक 63% लोग हैं। अब ये लोग क्या बच्चे हैं, नौजवान हैं। आप इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं और वो किस तरह की हुकूमत चाहते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सियासी जमातों ने सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी पे सियासत की है। वो चाहे मुस्लिम लीग नून की सियासत हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी की सियासत हो, और माफ कीजिएगा मुझे ये कहने में भी कोई यार नहीं कि वो चाहे इमरान खान साहब की सियासत हो। इमरान खान साहब ने भी हमेशा दूसरी पार्टी की तरह ही डंग टपाओ पॉलिसी की और वो ही सियासत की। लेकिन आप ये इसकी हुक्मरान इत्तेहाद की शुमारी किस्मत समझे या इमरान खान की गुड लक समझे कि जिस वक्त उनकी हुकूमत खत्म हुई या खत्म की गई, उस वक्त वो खुद भी बरमला अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं, उनका तो ख्याल था कि अब आराम के दिन है, लेकिन अवाम बगैर उनके कहे बाहर रोड पे आ गए। और वो सड़कों पे निकलने वाले कौन थे? वो मेरे जैसे या औरिया मकबूल जान साहब से जैसे लोग नहीं थे, वो यंग लोग थे, वो नौजवान थे जिन्होंने आके वहां पे एहतजाज किया। और उसके बाद इमरान खान ने सोचा कि मेरी तो बात बन गई है, लिहाजा उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। लेकिन ये बात जरूर साबित होती है कि उनकी अपनी प्लानिंग इसमें उस तरह से शामिल नहीं थी। अब भी अगर ये हमारी सियासी पार्टियां उन 63% वोटर को अपनी नजर में नहीं रखेंगी, उनको बेस बना के चीजें नहीं करेंगी, तो मामला हल नहीं होंगे। ये सियासी जमातें जो हैं, इनको नई सोच के तरीके अपनाने पड़ेंगे और फ्यूचर जो है उसी तरह से अपना बेहतर कर सकती हैं जब ये यूथ को, यानी कॉन्फ्रंटेशन की जो सियासत है वो किसी सूरत भी या बंद बांधना जिसको हम कह रहे हैं वो किसी सूरत भी उनके फ़ायदे में नहीं है। उनको नए जो तरीक़ाकार है वो आजमाने होंगे। बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। इमरान साहब, गबोल साहब, सर ये फरमाइएगा कि अब आप इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उस इत्तेहाद के अंदर आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अखाड़े में उतारा हुआ, चाहे पंजाब का था या वफाक का है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सब के अंदर आपकी जमात ने बहुत सारे फ़ायदे हासिल किए, और सबसे बड़ा फ़ायदा जो वो कहते हैं हासिल किया है वो आपकी जमात की साख को या उसके वोट बैंक को आपके इत्तेहादियों के नुकसान पहुंचा के या डेंट पहुंचा के है, चूँकि वो आपके ज़ाहिर बड़े स्ट्रॉन्ग राइवल भी रह चुके हैं और मुमकिन तौर पर आने वाले इलेक्शंस के अंदर भी होंगे। ये बताइए कि अगर यही करना मकसूद था तो दिस वाज द राइट वे, या ये नैरेटिव की आप नफ़ी करेंगे और आप कहेंगे जी ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल दिलो जान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं? देखिए, हम दिलो जान से पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के साथ हैं,
हम पाकिस्तान के अंदर एक उस सियासत के साथ हैं जिसमें बदतमीजी और पर्सनल अटैक्स किसी के पे ना किए जाएं। इमरान खान साहब ने जो 4 साल में जो नुकसान किए पाकिस्तान को, वो शायद किसी डिक्टेटर ने भी नहीं किया था, क्योंकि इमरान खान ने बदतमीजी को उतार कर लेकर आगे पाकिस्तान की आवाम को इखलाकी जो एक कहते हैं ना कि एक बेसिक डिसेंसी मोरालिटी सोसाइटी में इमरान खान ने ख़त्म कर दी है। अभी इमरान खान ने एक फैशन बना दिया है कि आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर मतलब इल्ज़ाम लगाएं, पर्सनल ट्रोलिंग करें, गालियां निकालें, उनकी फैमिलीज को अटैक करें। ये तो पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ था ना। एक बेसिक डिसेंसी तो हमेशा पॉलिटिक्स में थी। देखिए, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे यहाँ साहब हो, चाहे बीएनपी के लोग हो, चाहे बाप पार्टी के, चाहे एमकेएम को, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमने कभी भी किसी को गद्दार होने का इल्ज़ाम नहीं लगाया, कभी भी किसी की फैमिलीज पे पर्सनल अटैक नहीं किया। एटलीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यही बिलीव करती है कि हालांकि देखिए हमने कितने बड़े बड़े हमने सैक्रिफाइसेस दिए, कितने बड़े बड़े सानियों से हम लोग गुजरे। हमारे फाउंडिंग लीडर जो थे शहीद अली भुट्टो साहब, वो हमसे छीन लिए गए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हमसे छीन ली गई, मगर कभी भी हमने जजेस को पर्सनल अटैक का निशाना नहीं बनाया। लेकिन आपके तहादियों ने तो निशाना बनाया सर। अभी मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि बेंच फिक्सिंग की है, ये भी रिसेंटली आपके तहादियों ने कहा है, एक बड़ी स्टेटमेंट दिया उन्होंने। मरियम नवाज साहिबा ने, आपके तहादी ने एक स्टेटमेंट दी है अभी कि बेंच फिक्स किया गया है। जब ये फैसला आ रहा था पंजाब का, तो बेंच फिक्सिंग की टर्म आपके तहादियों ने यूज़ किया है, और उन्होंने मिसाल दी है उसकी कि जी स्पॉट फिक्सिंग जिस तरह होती है उस तरह आपको पता है बेंच फिक्सिंग भी होती है। तो जिस अदलिया का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग जजेस के बारे में, अदलिया के बारे में इस किस्म के रिमार्क्स ऑन रिकॉर्ड ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर कर रहे हैं। में हम रिमार्क्स दे सकते हैं, मगर पर्सनली हम किसी के ऊपर हमने पर्सनल अटैक्स नहीं किए, उनके घर वालों को हमने इन्वॉल्व नहीं किया। इमरान साहब तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मरियम साहिबा चले, एक सियासी लीडर है, उन पे आप सियासी बिल्कुल मुखालफत, यानी आप कह रहे हैं इतने क्रिटिसिज्म जजेस पे एक्सेप्टेबल है ये बेंच फिक्सिंग तक का? तो पूरी दुनिया में होते हैं। देखिए, अगर कोई फैसला ऐसा आता है जिसके साथ आप अग्री नहीं करते हैं, तो किसी भी जमहूरी माशरे में जहाँ पे आज़ादी की राय हो, वहाँ पे आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई आई डोंट अग्री, या आप कह सकते हैं कि यू बिलीव दैट वाज फिक्स्ड। बट आप अगर किसी खाना खास्ता फैमिली में घुस जाए, घर में किसी के घुस जाए ना, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। ये इमरान खान साहब ने लेकर आया है। और देखिए, इमरान खान साहब से मेरा कोई पर्सनल कोई इख्तलाफ नहीं है, या वो क्रिकेटर थे, मैं भी उनको बड़ा पसंद करता था। पर इमरान खान साहब ने जो ये इस्लामिक टच वाली जो हिपोक्रेसी है, ठीक है, और दोहरा मेयार के एक जगह खुद पकड़े गए करप्शन करते हुए, वो उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पर दूसरी जगह पे जहाँ पे नवाज शरीफ साहब है, उनकी एक तनख्वाह उन्होंने रिसीवेबल थी, रिसीवेबल पे उनको नायल कर दिया, वो सही था। अब इमरान खान साहब ने, आप समझें कि बेन गोल्डस्मिथ के साथ मिलकर बैटिंग की, जुआ खेला, सट्टा खेला। पूरी दुनिया को पता है सट्टा इलीगल है, क्रिकेट की दुनिया में भी इलीगल। उन्होंने सट्टा खेल के 20 लाख रुपए लिए एक फॉरेन नेशनल से, जो कि बेशक उनका एक्स ब्रदर इन लॉ है। तो ये कहाँ से जायज़ हो गया? ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। और ये मकबूल साहब, सर ये फरमाइएगा, मैं चाहता हूँ दो चीज़ों के हवाले से आप ज़रा क्लैरिटी दें हमारे व्यूअर्स को। एक चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब की सियासत या अंदाज़ सियासत को लेके जो अपोजिशन है, उसमें तमाम जमातें एक चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं, और अब की नहीं शुरू की हैं, कि उनका अंदाज़ सियासत जो है वो खासा बदतमीज़ाना है। ये जिस तरह आपने सुना कबूल साहब फरमा रहे हैं। एक चीज़, क्या ऐसे शख्स को सपोर्ट करना चाहिए? मैं इस हवाले से एक तो आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ, और दूसरा जानना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत अब फिर इसी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रही है जस्टिस की फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, जिसके ऊपर हाल ही के में वो बड़ी पंजाब के सीएम के मामले के अंदर उंगलियां उठा चुकी है। तो कैसे आपके ख्याल से, आपके नज़दीक जो है ये दोनों चीज़ें हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि मेरी उम्र इतनी है कि मैंने कम से कम इस मुल्क के 50 साल की पॉलिटिक्स को बड़े गौर से करीब से देखा है। करेक्ट। अली भुट्टो साहब जब तकरीर किया करते थे, तो वो इस तरह नाम लिया करते थे, लोगों के इस हकारत से लिया करते थे जिसका तस्वर नहीं करते थे। वो असगर खान को मुस्तकिल आलू खान कहा करते थे, कभी उसका नाम नहीं लेते थे। आप अंदाजा नहीं, खान अब्दुल कयूम खान को कहते थे, बड़ी अजीब और गलीज फिक्र थे कि ये खान अब्दुल कयूम खान, आगे भी खान पीछे भी खान। ये मैंने अपने उनके जलसे में सुना, लाहौर के जलसे में उन्होंने बताया गाली निकाल दी थी, फिर कहा था कि मैं जज्बात में आ गया था, उसको काट दो। भुट्टो साहब की तकरीर सारी की सारी भरी होती थी से, लोगों का मजाक उड़ाने से, अपने मुखालिफ लीडरों का मजाक उड़ाने से। मौलाना मौदूदी की तस्वीर जो थी नगमा की सिम के ऊपर लगा के, उनके जो बहुत बड़े रसाला शहाब का कौसर न्याजी निकालता था, उसके अंदर छपी थी। और भुट्टो के जलसों में मौलाना मौदूदी की वो तस्वीर पीपल पार्टी का वर्कर लेके घूमता आता था।
ये बात कर रहा हूँ आज से 50 साल पहले की, जब कोई सोच नहीं सकता था। इमरान खान तो आजकल की पैदावार है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए, बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें किसने पूरी दुनिया के अंदर जाहिर की थी? उसको पीली टैक्सी किसने कहा था? उनको ये सारी चीजें किस नवाज शरीफ ने कहा था? ये आज की बातें हैं। उसके किरदार खुशी किसने की थी? भुट्टो साहब के मामू का इंटरव्यू किसने शायद किया था? मुजीबर रहमान शामी साहब ने कैसे किया था? किस वक्त किया था? इमरान खान गलादत लेके आया इस मुल्क के अंदर। आप अपनी तारीख तो उठाए गलादत की। मसला जरा ये है कि आप मुझे ये बताया, मैंने मौलाना फजल रहमान से किया था, मैंने बताया आपको डीजल कहता है, ये डीजल ज्यादा बड़ी गाली है या किसी को कादियानी और यहूदी कहना बड़ी गाली है? आपने बराना उसके दीन पर अटैक किया, आपने उसको काफिर साबित किया, आपने जानी कहा, आपने शराफी कहा, आपने उसके पता नहीं क्या क्या चीजें निकाली, आपने कहाँ से उठा के चीजें। ये कहाँ थी जाती जिंदगी किसी की? एक आदमी की जिंदगी जो गुजरे मैं गवाह नहीं करता, कोई पाक बात नहीं है, कोई पाक साफ नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं, जितनी थ्रू आउट पूरी जिंदगी के अंदर उसकी चीजों को निकाल कर जवानी पे पेश किया गया, सारों ने किया। इमरान खान के 3 साल लगा, यानी इमरान खान अकेले नहीं है, सारे ऐसे हैं। तो असल मसला तो ये है, असल मसला तो ये है कि आज की बात नहीं है, पाकिस्तान की तारीख के अंदर सियासत बड़ी गंदी रही है। हर एक की उठाए तो जरा तारीख इसकी, हर बड़े आदमी के नाम के साथ आपको चीजें मिलेंगी। तो असल एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अब जो कुछ हो रहा है, मैं इसको पूरी तारीख में बात कर चुका हूँ। ना आप जुल्फिकार भुट्टो को मार सके, ना आप मुजीबर रहमान को खत्म कर सके, ना आप अली खान की पार्टी को खत्म कर सके। ये शिकस्त लोगों की तकनीक तो उतनी है, कभी सुप्रीम कोर्ट ने तो उठा के बंदे को धरने से उठ करना और उसको फांसी दिलवाना, कभी उसको नायल करार देना, कभी कुछ करना। आपने नवाज शरीफ को नायल करार दिया, आपने फिर उसके बाद खुद ही आपने उसके मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए, खुद ही आपने उसको अदालतों के साथ मिलकर उसको वो काम करवाया नवाज शरीफ के लिए तो जो दुनिया की अदालतों को तारीख में थे। आपने उसको एक स्टार पेपर में बाहर भेजा, फिर उसके भाई को आपने खुद ही थूक के चाटा बना दिया। तो मतलब ये है कि यार क्या मजाक है इस मुल्क की पॉलिटिक्स में। 22 करोड़ लोगों के साथ मजाक तो मत करो यार। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। इमरान साहब, चलिए फरमाएं कि एक तो खबर चल रही है कुछ दिनों से, गर्दिशकारी है, कल राना सना साहब ने उसका जिक्र किया नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। फिर कुछ मैंने अपने इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक किया तो मुझे लगा कि इसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, या यूँ लगता है कि शायद वो नहीं आ रहे, मतलब कुछ कन्फ्यूजन है। लेकिन इन सारी बातों में एक चीज़ बड़ी एविडेंट है और वो ये है कि ही इज़ नॉट हेयर ऑन द ग्राउंड। और इस ग्राउंड पे ना होने के पीछे जो नुकसान उनकी पार्टी को हुआ, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, वो हुआ। आपको लगता है कि नाउ इट्स टू लेट? जो वो नुकसान को कंट्रोल कर सकते थे बतौर लीडर, बहुत सारे लोग उनको, करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, 3 बार वो मुल्क के वज़ीर आज़म है। आई मीन ही इज़ अ स्टॉलवर्ड पर्सनैलिटी बहुत सारे लोगों के नज़दीक। सो उनको यहाँ ग्राउंड पे होना चाहिए था, बाय हुक और बाय क्रुक, वॉट एवर इज़ द रीज़न। वो ना होना एक बहुत बड़ी गलती है जो नून लीग से हो गई, यूँ कह लीजिए। या आपको लगता नहीं तमाम चीज़ों पर उनकी सेहत जो है वो दैट इज़ ऑन प्रायोरिटी नंबर 1? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं या जिस तरह से आप सोच रहे हैं या जो आपका सवाल है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें क्या उनका हो गया, क्या ये जो लोग ये कहते हैं कि पता नहीं मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई है, मुझे आप ये बताएं क्या उनकी सीटें किस तरह से कम हुई हैं? भाई उनकी सीटें तो 4 बढ़ गई हैं। वो तो पहले 20 की 20 सीटें तो मुस्लिम लीग नून के लोगों को हरा के जीते हुए थे ना। इस दफा तो 4 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीत ली हैं। पहली बात ये इसी तरह से है कि एक गिलास में आधे गिलास में पानी हो तो कुछ लोग कहते हैं कि गिलास आधा खाली है और कुछ लोग कहते हैं कि आधा गिलास बढ़ा हुआ है। जहां तक आपका ये सवाल है मियां नवाज शरीफ की वापसी का, तो 100% उनके आने से पार्टी को फायदा होगा सियासी तौर पे। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि वो इतने बेवकूफ है कि अभी आ जाएंगे? मियां नवाज शरीफ आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन वो इलेक्शन से कुछ देर पहले आएंगे जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, ताकि वो जेल भी जाए तो उन्हें फायदा हो, जेल ना भी जाए तो उन्हें फायदा हो। जेल जाएंगे तो ये फायदा होगा कि देखिए जी मैं तो आ गया हूँ, चाहे मुझे जेल में भेज रहे हैं। और अगर नहीं जाएंगे तो जलसों में तकरीरें करेंगे। लिहाजा उनके लिए उस वक्त आना ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा उनको फायदे में नजर आता है। दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून जो है उनकी अगर आप सियासत देखें तो वो
ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, उसके बाद जो उनकी हुकूमत खत्म हुई है, तो वो उनकी जो सीटें थी, जब वो फैसला आया और वो जो सीट करार दे दिए गए पीटीआई के लोग, तरीन ग्रुप वाले, तो उसके बाद उनके पास वो सीटें ही नहीं थी। लिहाजा ये जो काफ लीग के लोगों ने उनके बारे में जो खत आ गया चौधरी शजाद साहब का, उसको अदालत ने नॉन वाइड करार दे दिया, तो उनकी हुकूमत खत्म हो गई। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत खत्म होने से पार्टी खत्म हो जाती है। नवाज शरीफ की हुकूमत कितनी दफा खत्म हुई है, उन्हें मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा। लेकिन चलें यूं कह लीजिए, जो डेंट पड़ा है नून लीग को आपके नजदीक वो इतना बड़ा डेंट नहीं है जितना बड़ा पोर्ट्रे किया जा रहा है या मीडिया पे कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे लोगों की जो याददाश्त है बड़ी थोड़ी है, लोगों की जज्बाती वाबस्तगियाँ होती हैं और फिर बरादरी सिस्टम और दूसरी चीजें। मैं नहीं समझता, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी वफाकी हुकूमत ने परफॉर्म बेहतर कर दिया, कुछ चीजें जैसे डॉलर नीचे आ रहा है मजीद नीचे आ गई, वो चीजें कुछ बेहतर हो गई, तो फिर आप देखेंगे कि जब इलेक्शन होंगे तो दोनों के लिए मैदान एक सा ही होगा। और अगले इलेक्शन में मुकाबला मेरे नजदीक मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का ही होगा। अब देखें जो घोड़ा काम ज्यादा जोर में होगा वो जीत जाएगा। ठीक है गबोल साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, मैं जानना ही चाहता हूँ आपसे, बहुत सारे लोगों की राय है कि जनरल इलेक्शन जो है वो जल्द हो जाएंगे, अगले साल तक नहीं जाएंगे। ये ज़्यादातर लोगों की राय है, कुछ की राय है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अगले साल तक जाएंगे। इस सब के अंदर एक जो बयानिया बड़ा सामने आ रहा है, उभर के आ रहा है, पिछले दिनों तो जिक्र बहुत ज़्यादा था, वो ये था कि जरदारी साहब समहाउ एग्री कर गए हैं कि इसी साल पे इलेक्शंस हो जाने चाहिए। आप क्या कहेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, अगर आप हमसे शेयर कर सकें जरदारी साहब के या अपनी पार्टी के बयानी के हवाले से? देखिए, ये तो मैं आपको पक्की एक बात बता रहा हूँ कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ था तो प्लान ये था कि विद इन 4 to 6 वीक्स हमने कुछ इंतखाबी इस्लाहात लाकर और चीज़ें थोड़ी दुरुस्त सिमत में ले जाकर हमने इलेक्शंस कॉल करने थे। मगर क्योंकि हमने देखा कि उस वक्त अगर हम अपनी सियासत को बचाएंगे तो शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना बच सके, क्योंकि IMF, देयर वाज नो वे दैट IMF वाज गोइंग टू डील विद अ केयरटेकर सेटअप। IMF चाह रहा था कि हम एक प्रॉपर गवर्नमेंट से डील करें, इसलिए हमने अपनी खुद पॉलिटिकल जो स्टैंडिंग है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके, सेक्रीफाइस करके पाकिस्तान की हक में, हालांकि हमें पता था कि हमें बहुत डैमेज होगा पॉलिटिकली अगर हम प्राइसेस बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम प्राइसेस और भी इश्यूज थे, मगर फिर भी हमने कहा भाई अगर पाकिस्तान रहेगा तो हम लोग रहेंगे ना। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर जाए फिर तो हमारी पार्टीज का रहने का कोई मकसद ही नहीं बनता। और उसके अलावा अभी की जो लेटेस्ट है वो तो मैं आपको यही बता कि जिस तरह आपने खुद देखा कि 11 MNAs की इस्तीफे मंजूर हो गए और फेज वाइज ये मजीद होते रहेंगे। नेक्स्ट फेज में हो सकता है 30-35 MNAs के इस्तीफे मंजूर हो जाए। तो इससे तो साफ जाहिर है कि फिलहाल इलेक्शन तो नहीं आने वाले। इंशाल्लाह अपना जो आईनी मुद्दत है इस असेंबली का अगस्त 2023 तक, उसको पूरा करके इंशाल्लाह तब तक इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, जो कि आज आपने देखा ऑलरेडी कि अल्लाह का शुक्र है कि डॉलर दोबारा गिरना शुरू हो गया है, चीज़ें कंट्रोल में आनी शुरू हो गई हैं। तो फिर इंशाल्लाह चीज़ें सही करके फिर हम आवाम के पास जाएंगे, फिर आवाम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी परफॉर्मेंस देखें कि एक कोalition गवर्नमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पार्टीज को आप देख लें और इमरान खान की जो रेकलेस पॉलिटिक्स थे वो देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह आवाम खुद ही फैसला करेगी। एक ब्रेक है जी, उस ब्रेक का कहा जा रहा है ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में हमें अभी तक किया था औलिया मकबूल जान साहब ने, इमरान याकूब साहब ने, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम वापस आएंगे और आके हम अंदलीब अब्बास साहिबा से जो है वो गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू हमारी जारी है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। अंदलीब अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नादिर गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अंदलीब साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा। आप लोगों ने आज मुजाहरा किया, दारुल हुकूमत जो है वो सारा तकरीबन बंद रहा, रेड जोन भी सील रहा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप लोग बरसरे पैकार हैं। अगर हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बता सकें व्हाट एग्जैक्टली आर योर डिमांड्स, आप लोगों को क्या मसले मसाइल हैं, अगर आप वेरी प्रिसाइजली हमें शेयर कर सकें, देन विल स्टार्ट द डिबेट ऑन दिस।
मेरे ख्याल है तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है, अब तो बिल्कुल जिसको कहते हैं मामलात इतने अय्या हो गए हैं कि आपको भी और किसी को भी शक नहीं है। ये PMLN का PDM का विंग है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इनका धांधली विंग है। तो जो धांधली विंग है इनका बंदा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इस चीज से साबित होता है कि पिछली 8 पिटिशंस जो कि इलेक्शन कमीशन के कानून में लिखी हुई है, उन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन का कानून जो है वो धज्जियां उड़ाई, उसको हमारी पिटिशंस को एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद वही पिटिशंस जब हम अदालत में लेके गए, अदालत ने उनको कानून के मुताबिक कह के इनको सख्त उनके मुंह पे मारा कि ये क्या कर रहे हैं। इसके अलावा अदालत का ऑर्डर है कि जी आपने ममनुआ फंडिंग के ऊपर तीनों जमातों को बराबरी के साथ स्क्रूटनी करनी है, उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। ये ओपनली मुलाकातें की इन्होंने, हमारे 20 जो इलेक्शंस हुए मरियम के साथ बैठ के इन्होंने इसका प्लान बनाया, लेकिन उसके बावजूद इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो अब हालात इस दर्ज पे आ गए हैं कि बच्चा बच्चा पाकिस्तान का, और कोर्ट्स भी ये जानते हैं कि ये आदमी और इसकी पूरी टीम, पूरी जिसको कहते हैं कोई एथिक्स नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, और ये बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि PTI को नाजायज तरीके से तंग करके और PDM के जो एजेंडा है उस पर अमल करें। तो इन पे हमने रेफरेंस भी किया हुआ है, उसके अलावा हमने एहतजाज भी करना है, और उसके अलावा हमने कोर्ट में भी जाना है। उसके अलावा हमने दम नहीं लेना कि ये जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो कैंसिल की, जिसने आई वोटिंग कैंसिल की, जिसने ओवरसीज पाकिस्तान का हक मारा, जिसने पाकिस्तानी वोटर्स का हक मारा, ये इस वक्त एक पूरा जिसको कहते हैं एंटी डेमोक्रेटिक एजेंडा लेके PDM के साथ जुड़े खड़े हैं। जैसे हमने तख्ता लाहौर उल्टा, हमने ये भी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का धांधली का मंसूबा जो है वो उलटेंगे। अच्छा, अभी आपने अदलीब साहब जिक्र किया कि हमने सड़कों पे भी आना है और बाकी प्लेटफॉर्म से भी जाना है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जो सड़कों पे आने वाला जो आपका एक्सपीरियंस है या बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, वो बहुत ज़्यादा होने लग गया। आपके ख्याल से, आई मीन, दिस इज़ वर्किंग द वे यू गाइज एक्चुअली वांटेड इट टू बी? नहीं, हमने इसको आखिरी हल नहीं समझा। हम सारे इस्तेमाल करते हैं। हमने कोर्ट्स में भी गए, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए, हम हाई कोर्ट में भी गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए। तो हम कानूनी तौर पे भी जा रहे हैं, हम आईनी तौर पे भी जा रहे हैं, और जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ा जो जिसको कहते हैं राय होती है वो अवाम की होती है। हम अवाम की अदालत में भी गए। लेकिन अदलीब साहब, करेक्ट, आपकी बातें मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन और इसी इलेक्शन कमिश्नर के नीचे आपने पंजाब का ज़मीनी इंतखाब भी जीता और बड़ी आपने कामयाबी भी मनाई, खुशी भी मनाई, और आज आपके जो नॉमिनेटेड बंदे हैं वो उसके CM भी हैं। तो आई मीन यू हैव एक्सेप्टेड दैट एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द अदर थिंग। आई मीन व्हाई? नहीं, हमने तो उसी वक्त कहा था कि ये इलेक्शन हम बावजूद उनके जीते हैं। हम ये इलेक्शन बावजूद जिसको कहते हैं धुन धांधली के जो इन्होंने मिलके की जीते हैं। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि अवाम खड़ी हो गई और उन्होंने ढूंढ ढूंढ के अपने वोट दिलवाए। तो इसलिए अगर ये ना करते तो एक तो हम 20 सीटें जीतते, ऊपर से हमारे जो मार्जिन होते हैं जो अभी भी अच्छे हैं उससे बहुत गुना ज्यादा होते। लेकिन देखिए, ये एक वाज़ेह तौर पे पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए 8 पिटिशंस के अंदर, और अब दोबारा पकड़े जा रहे हैं। इसलिए इनको अवाम, कानून, इदारे और अदालतें इनको नहीं जाने देंगे। अच्छा, आपने अदालतों का जिक्र किया। अब इन्हीं अदालतों से आपने एक अपने हक में या आपकी फेवर में एक बड़ा फैसला हुआ है, पंजाब वाला, सारी दुनिया जानती है। अब यही अदालतें इसी इलेक्शन कमीशन के इसी फैसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी तरह कैरी करते हैं, जिस तरह अभी हम सबके सामने आया फॉरेन फंडिंग वाला। यू विल एक्सेप्ट दैट? अभी तक हमने सारे फैसले कबूल किए। हमें एतराज जरूर होता है, हमारा हक है कि हम उस पर मुख्तलिफ एक राय रखें, लेकिन हमने ये कभी नहीं किया कि जी हम कोर्टों के इख्तियार ही जाके, जो PDM कर रही है कि कोर्टों के इख्तियार ही सल्व कर लें। वो PDM है जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हुआ है, जिसने जजों की जानों पे हमला किया हुआ है, जिस
को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 3 पीडीएम के लोग जो हैं, निहाल चौधरी, तलाल चौधरी और दानियाल चौधरी, को कोर्टों को गालियां निकालने पे उनको ताहियात और डिसीट किया गया। लेकिन अंजलि साहब देखें, जो आप चीज़ें बयान कर रही हैं, ये चीज़ें आपको लगता नहीं कि दोनों जानिब आपके हक़ में फ़ैसला है तो आप उसको तस्लीम कर लें, आपके ख़िलाफ़ आए तो आप सड़कों पे आ जाइए? आई मीन ये एक जानिब नहीं, दोनों जानिब, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से हो रही हैं। आई मीन इज़ दिस द राइट अप्रोच और स्ट्रैटेजी? नहीं, फैसला कानून के मुताबिक आना चाहिए ना। अगर कानून के मुताबिक आता है तो हमने तो हमेशा कबूल किया, उसको एतराज भी किया जहाँ कानून के मुताबिक नहीं है। और जब हम उससे हायर कोर्ट में गए हैं तो उन्होंने खुद माना है कि कानून के मुताबिक नहीं है। अभी आप देख लें, ये जो इन्होंने असेंबली में किया उसमें साफ लिखा हुआ है कानून के अंदर कि पार्लिमानी लीडर डिसाइड करेगा, और इनके स्पीकर ने जो लोटा था उठ के कह दिया कि नहीं जी, ये तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है। तो वो जब उनको कहा कि जी आप दिखाएं किस फैसले में लिखा हुआ है, तो वो भाग गए, उनके डिप्टी स्पीकर आए नहीं, कोर्ट में ही नहीं आए, मामला वहीं खत्म हो गया था। आप मेरे साथ रहिएगा अंदलीब साहिबा। गबोल साहब, मैं ये चीज़ आपसे भी जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है कि जब फैसले हमारे हक़ में आते हैं तो हम शादियाने भी बजाते हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम करते हैं, बहुत खुश होते हैं, अदालतों के वक़ार की, जजेस के वक़ार की बातें करते हैं, बुलंद हो, बहुत सारे ऐसे नारे लगाते हैं। और लेकिन जब हम देखते हैं हमारे ख़िलाफ़ आते हैं, हम बहुत एग्रेसिव मेजर्स लेते हैं, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, अदलिया को बेंच फिक्सिंग जैसे इल्ज़ामात जो है भेंट चढ़ा देते हैं। आई मीन वाई दिस, वाई? देखिए, आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिस तरह के फैसले आए हैं, मतलब इतने बड़े लीडर थे, हमें खो दिया हमने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मगर हमने कभी भी इस तरह के कोई पर्सनल अटैक्स नहीं किए। हम बिल्कुल हर पाकिस्तानी बल्कि किसी भी शहरी का इख्तियार होता है कि अगर कोई ऐसा फैसला करे जिसका वो अग्री नहीं करे तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अपने तौर पे, पर उसका एहतराम करना एक अलग चीज़ होता है। मतलब वी कांट रियली डू एनीथिंग। लेकिन सर, आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके आप सपोर्टर हैं, जिनकी बैक पे आप, वो तो ऐसा नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर यू विल बी नोन with them or whatever they'll do or you'll do, ज़ाहिर people understand that you are joint, you are इत्तेहादी, तो वो एक ही चीज़ कंसिडर की जाती है, यानी कि इस इत्तेहाद का ही शाखसाना है, या जो इस वक्त एग्रेशन अदलिया के खिलाफ दिखाया जा रहा है, दैट इज़ ऑन यू। आई मीन आप अपनी पार्टी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिससे आप वेंचर का हिस्सा हैं या जिसके साथ आप खड़े हैं, पीपल टेक यू लाइक दैट और दे रिलेट यू टू दैम। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट पंजाब सीएम केस जजमेंट। उसमें तो देखें, अंजलीब साहिबा कह रही है, बिल्कुल सीनियर है, मेरे से बड़ी हैं, मगर आई वुड लाइक टू करेक्ट हर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो उसमें लिखा है पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट्री लीडर के नहीं। फॉर एग्जाम्पल इमरान सर, वो तो अदालतों ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया गबोल साहब उस पर, तो अब बिल्कुल फैसला आ गया, पर ये हम देखें उसकी कानूनी तौर पे वो बाइंडिंग हो गया, बट वी कैन गिव आवर ओपिनियन ऑन इट। जो भी हमारा ओपिनियन है उसका हमारा हक है, हम दे सकते हैं। और फिर मेरा यही अंडरस्टैंडिंग है कि इमरान खान साहब अगर MNA नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं और उनके सिंध असेंबली में MPs हैं, 25-30 कोई उनके MPs हैं, तो फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब सिंध असेंबली के जो उनके MPs हैं PTI के, फॉर एग्जांपल हलीम आदिल शेख या फिरदौस शमीम नकवी, उनको बोलते हैं कि आप फिलाना इशू पे फिलाना वोट करें, और हलीम आदिल शेख आगे से बोलते नहीं, मैं आपकी बात नहीं मान रहा, मैं तो इस इशू पे वोट नहीं करूंगा। इट डजंट मेक एनी सेंस। ऑफ कोर्स इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप वो कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ें, उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी क्या है? PMLN। पार्लियामेंट्री पार्टी इज PI। पार्लियामेंट्री पार्टी इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो उसका हेड कौन होता है? पीपल्स पार्टी का बिलावल साहब है, PTI के इमरान खान साहब हैं, नून लीग के शहबाज शरीफ साहब है, प्रेसिडेंट ऑफ PMLN। तो इट्स कॉमन सेंस। अगर इस तरह के डिसीजंस आएंगे जो कि सबके आंखें खोल के रख देंगे, सबके दिमाग बिल्कुल, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, तो इसका आई थिंक अभी भी कंसिडर कर रहे हैं तमाम पार्टीज बैठ के कि हो सकता है कि इसके ऊपर भी अगर कोई रिकोर्स हो, कोई लीगल तरीका हो, तो उसको हम फॉलो करने पे वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, बिकॉज ये जो जजमेंट आया, ये तो फ्यूचर में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को तंग करते रहेंगी। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल बाद में शहबाज शरीफ साहब अपने KPK के MPs को बोलते हैं कि आप फिलाना वोट डालें, और वो आगे से जवाब दे दें। I mean, it doesn't make any sense ना, तो something has to be done about this। ठीक है, आखिरी सवाल वेरी क्विकली मैं चाहता हूँ, मेरे पास 10 सेकंड्स हैं, आप एक लाइन में बताइए, नून लीग की सियासत और आपकी सियासत में तो ज़ाहिर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इस वक्त जो महाज खुला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी इतलात के मुताबिक अंदरून सिंह बहुत जल्द अपनी कैंपेन का आगाज़ करने जा रही है।
अपना हदफ हासिल कर पाएगी वो 10% या 20% भी, और अगर कर पाएगी तो तब आप लोगों की पोजीशन क्या होगी अंदरूनी सिंध में? जब तमाम बिल्कुल भी नहीं, जब 2018 में तमाम इस्टेब्लिशमेंट, तमाम न्यूट्रल्स उनके साथ थे, तब वो सिंध में कुछ नहीं कर सके। तो अब जब वो 4 साल जब थे इमरान खान 4 साल 4 दफा आए, वो भी गवर्नर हाउस कराची आके पैसे इकट्ठे करके, जो उनका फेवरेट मसला है, पैसे इकट्ठे करके चले गए। ठीक है, सिंध से तो उनको एटलीस्ट कोई तवक्को होनी भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी। नादिर कबूल साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किए हुए थे, अंदलीब अब्बास साहबा ने ज्वाइन किया मैं तहरीक इंसाफ से। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपको हालात हाज़िरा से यूं ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।